एनीमिया एक्चुअली होता क्या है और सिंपल लैंग्वेज में इसको हम कैसे समझा पाएंगे? एक एडल्ट मेल में अगर हीमोग्लोबिन 13 से कम है, एक एडल्ट फीमेल में हीमोग्लोबिन यदि 12 से कम है और यदि प्रेग्नेंट फीमेल में हीमोग्लोबिन 11 से कम है, तो यदि हमने ब्लड टेस्ट कराया और किसी का हीमोग्लोबिन 11.4 आ रहा है, ये अच्छा हीमोग्लोबिन नहीं है, ये अनीमिया है। क्या हैवी पीरियड्स वाली विमेन में एनीमिया का रिस्क नेचुरली ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ द ब्लड लॉस? जब हमारे मंथली साइकिल्स चल रही हैं तो एवरेज ब्लड लॉस करीब 30 ml जैसा होता है। जब हम बोलते हैं हैवी ब्लीडिंग का मतलब है ये ब्लड लॉस मेरा 80 ml, 100 ml, 120 ml तक चले जाता है। तो हर महीने मेरा करीब 40, 50, 60 मिलीग्राम आयरन का बॉडी से लॉस हो रहा है। मेरी डेली डाइट में कितना आयरन आ रहा है? प्रोबेबली 18 से 20 मिलीग्राम, जिसमें से एब्जॉर्ब कितना हो रहा है? 1 से 2 मिलीग्राम। थैलेसीमिया क्या होता है और ये नॉर्मल एनीमिया से कैसे अलग है? थैलेसीमिया एक जेनेटिक कंडीशन है जिसमें हमारा हीमोग्लोबिन बनता है, वो डिफेक्टिव बनता है। जब हम एक नॉर्मल अनीमिया की बात करते हैं, आयरन की कमी है या विटामिन B12 है, वहाँ मेरा ब्लड बनता ही नहीं है, कम बनता है। थैलेसीमिया में मेरा ब्लड बनता है पर वो ब्लड डिफेक्टिव बन रहा है। एक बीटा ग्लोबिन जीन में एक डिफेक्ट आया जिसके कारण वो आरबीसी जल्दी टूट जाता है। क्या ब्लड कैंसर्स में एनीमिया एक कॉमन फाइंडिंग होती है? ब्लड कैंसर बोले तो हमारा जो बोन मैरो जहाँ पे एक्चुअली ब्लड बन रहा है वहीं पे कैंसर है। तो जब मेरी बोन मैरो में कोई ल्यूकीमिया, लिम्फोमा वाले सेल आ गए तो खुद तो उन्होंने हम ब्लड बनाना नहीं है, जो नॉर्मल सेल है वो उनको भी सप्रेस करते हैं। तो अनीमिया इन सब सिचुएशंस में बहुत कॉमन है। ये सारे कैंसर अनीमिया के साथ आ सकते हैं, पर ब्लड कैंसर में अनीमिया बहुत कॉमन है। नमस्कार एंड वेलकम टू द वाइटल वॉइसेस। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी हेल्थ इमरजेंसी के बारे में जो शायद हर घर में पाई जाती है पर फिर भी इग्नोर कर दिया जाता है, थकान और वीकनेस। क्या हर रोज़ की थकान होना, वीकनेस होना ये किसी एनीमिया के होने के संकेत हैं या फिर ये किसी कैंसर की शुरुआत भी हो सकती है? इन्हीं सब सवालों के जवाबों के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राहुल नैथानी, हु इज़ द चीफ ऑफ ऑन्कोलॉजी एंड हेमेटोलॉजी। प्लीज़ वेलकम डॉक्टर राहुल नैथानी। थैंक यू वेरी मच शिखा जी। सबसे बेसिक और इम्पॉर्टेंट सवाल से आज हम शुरू करते हैं। एनीमिया एक्चुअली होता क्या है और सिंपल लैंग्वेज में इसको हम कैसे समझा पाएंगे? सभी श्रोताओं और दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। अनीमिया को अगर हम सरल भाषा में बोलें तो खून में हीमोग्लोबिन की कमी, जो हम लालपन खून का होता है, उसकी यदि कमी है तो उसको हम अनीमिया कहते हैं। पर खाली अनीमिया बोलने से बात नहीं बनेगी। जब हमने कहा खून की कमी तो हमें बहुत क्लियर होना चाहिए हम कितनी कमी। तो हम इसको 13, 12, 11 वाला रूल बोलते हैं कि एक एडल्ट मेल में अगर हीमोग्लोबिन 13 से कम है, एक एडल्ट फीमेल में हीमोग्लोबिन यदि 12 से कम है और यदि प्रेग्नेंट फीमेल में हीमोग्लोबिन 11 से कम है, तो ये अनीमिया है। तो यदि हमने ब्लड टेस्ट कराया और किसी का हीमोग्लोबिन 11.4 आ रहा है, ये अच्छा हीमोग्लोबिन नहीं है, ये अनीमिया है। ओके डॉक्टर साहब, क्या अनीमिया का सीधा कनेक्शन हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन सप्लाई से होता है? मतलब बॉडी में आपके कितनी ऑक्सीजन है और कितना अनीमिया है? इज देयर अ कनेक्शन इन बिटवीन टू? बिल्कुल, इनका बहुत डायरेक्ट कनेक्शन है। Okay. हर एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है वो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी करके बॉडी में जगह जगह टिश्यूज़ और सेल्स तक लेके जा रहा है। तो यदि मेरे पास हीमोग्लोबिन कम है तो मेरी जो ऑक्सीजन सप्लाई अलग अलग सेल्स और टिश्यू के लिए कम हो जाएगी। ओके डॉक्टर साहब, आपके एक्सपीरियंस में कौन से लोग या कौन से ग्रुप्स ऐसे होते हैं जहां अनीमिया का रिस्क सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है? तो यदि हम बोले हमारा एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, हमारा एक हीमोग्लोबिन बनना है, उसके लिए मुझे एक आयरन चाहिए, विटामिन B12 चाहिए, फोलिक एसिड चाहिए। कुछ पॉपुलेशन ऐसी होगी जहाँ पे रिक्वायरमेंट बढ़ गई, जैसे प्रेगनेंसी हो गई, जैसे बढ़ते हुए बच्चे हो गए। जब बच्चा पैदा हो रहा है वो 2.5 किलो 3 किलो का, और उसको बढ़ के 60, 70, 80 किलो का हो जाना है। तो ये जो ग्रोथ वाली फेज़ है, जो टीनेज गर्ल्स हैं जहाँ पे हमारे पीरियड शुरू हो गए, जहाँ हमारे एक्सपेंसेस बढ़ गए, मेरा ब्लड लॉस हो रहा है, मेरा आयरन लॉस हो रहा है, तो ये वाली सिचुएशंस ऐसी हैं जहाँ पे अनीमिया का रिस्क बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा एक कंडीशन जो किसी भी एज में आ सकती है वो है क्रॉनिकली इल। यदि कोई किसी कारण से किसी लंबी बीमारी से ग्रसित है, वहाँ पे हमेशा अनीमिया का चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं बिकॉज एज जो बीमारी है इंसान की। और इसमें एज फैक्टर भी डॉक्टर साहब कुछ मैटर करता है कि किस एज में कितना होना चाहिए, आगे आगे जैसे एज बढ़ती है? हाँ, तो जैसे हमने कहा एक यंगर एज में तो क्योंकि ग्रोथ हो रही है बच्चे की, तो बच्चे की रिक्वायरमेंट ही बहुत ज़्यादा है जी। मिडिल एजेस में रिक्वायरमेंट शायद हमारी उतनी ज़्यादा नहीं बची, बट क्या मेरे खर्चे ज़्यादा हैं आयरन के? खर्चे इन द सेंस क्या मुझे ब्लीडिंग है, या मेरे जैसे मैंने कहा कोई क्रॉनिक इलनेस अगर चल रही है, तो उस समय मेरा जो बैलेंस है उस समय मेरी रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा हो सकती हैं। ओके सो डॉक्टर साहब, बहुत कॉमन सा सवाल है एक, क्या हैवी पीरियड्स वाली विमेन में एनीमिया का रिस्क नेचुरली ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ द ब्लड लॉस ऑब्वियसली?
मुझे लगता है ये वाले कुछ फिगर्स दर्शक जरूर जानना चाहेंगे। जी। एक आम तौर पे हम बोलते हैं एज अ डॉक्टर कि जब हमारे मंथली साइकिल्स चल रही हैं तो एवरेज ब्लड लॉस करीब 30 ml जैसा होता है। हर एक ml में आधा मिलीग्राम आयरन है। 30 ml का मतलब 15 मिलीग्राम मेरा आयरन चला गया। जब हम बोलते हैं हैवी ब्लीडिंग का मतलब है ये ब्लड लॉस मेरा 80 ml 100 ml 120 ml तक चले जाता My है। God. तो हर महीने मेरा करीब 40 50 60 मिलीग्राम आयरन का बॉडी से लॉस हो रहा है। मेरी डेली डाइट में कितना आयरन आ रहा है? प्रोबेबली 18 से 20 मिलीग्राम, जिसमें से एब्जॉर्ब कितना हो रहा है? 1 से 2 मिलीग्राम। तो अगर हम बैलेंस शीट की बात करें, गृहिणियाँ बहुत अच्छी बैलेंस शीट मेंटेन करती हैं। मेरी इनकम और एक्सपेंसेस में मेरा आयरन जितना आ रहा है और आयरन जितना जा रहा है उसमें एक बहुत बड़ा मिसमैच है। राइट। तो डॉक्टर साहब जैसे अभी आपने कहा कि 120 ml तक हो जाता है ये इन सम केसेस, जी। सो लाइक वो सिर्फ खाने से पूरा हो जाता है या यू नीड सम एक्स्ट्रा केयर एट दैट टाइम? इतनी रिक्वायरमेंट डाइट से पूरा करना संभव नहीं है नहीं एक्चुअली। हमारे देश में अधिकतर लोग वेजिटेरियन हैं। जब हम आयरन एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं, हमारे 2 तरीके का आयरन, एक हीम आयरन होता है जो नॉनवेज आइटम्स में मिलता है, एक नॉन हीम आयरन होता है। हीम आयरन का एडवांटेज क्या है? जितना आयरन बॉडी में आया उसका 25% एब्जॉर्ब हो गया। जी। जो नॉन हीम आयरन है वेजिटेरियन फूड, वो हार्डली 2 से 4% एब्जॉर्ब होता है। मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस आर वेजिटेरियन। Vegetarian. तो इसीलिए डाइट से इस आयरन की कमी को पूरा करना बड़ा मुश्किल है। डाइट से इस आयरन को एक बार हमने ठीक कर लिया, उसको मेंटेन किया जा सकता है, बट कमी पूरा करने के लिए हमें कुछ और करने की आवश्यकता रहेगी। ओके। डॉक्टर साहब, प्रेग्नेंट वुमेन, टीनेज गर्ल्स और न्यू मदर्स और बच्चों में ये इतना कॉमनली क्यों देखा गया है? रीज़न इसका? तो बहुत सिंपल, ये डिमांड सप्लाई का है, वो जो इनकम और एक्सपेंसेस कम है। Okay. प्रेग्नेंट लेडी 1 तन 2 जान, मदर भी है, बेबी है, दोनों की ग्रोथ होनी है। तो दोनों के लिए खाना है। बिल्कुल, तो हमारी आयरन की रिक्वायरमेंट बढ़ गई। बढ़ बढ़ते बच्चे, जैसे हमने कहा, तेजी से बढ़ रहे हैं, उनको ज़्यादा हीमोग्लोबिन अच्छा चाहिए, अच्छा आयरन की रिक्वायरमेंट है। अगर हम टीनेज गर्ल्स की बात करें तो इनकम वर्सेस एक्सपेंसेस, तो मेरी आयरन की मेरी रिक्वायरमेंट बढ़ गई क्योंकि मैं ग्रो कर रही हूँ, साथ में मेरे पीरियड शुरू हो गए, तो जहाँ मेरे हर महीने थोड़े से आयरन के लॉसेस भी हैं। उस केस में अगर हैवी ब्लीडिंग हो गई तब ये एक बहुत कई बार एक विशेष साइकिल हो जाती है हमारे देश में अनीमिया की, कि अगर एक कोई बच्चा पैदा हुआ जिसका हीमोग्लोबिन कम था, ग्रोथ हुई, वही लड़की के बाद में पीरियड शुरू हो गए, वो प्रेग्नेंट हुई, वो आयरन डेफिशिएंट है, फिर वो बच्चा डेफिशिएंट है, तो वो जनरेशन तक कई बार ये साइकिल चलती रहती इट है। कीप्स कंटिन्यूएशन। बिल्कुल, इसीलिए ये आज का पॉडकास्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम जी, इसको ठीक करें और इस definitely. साइकिल को हम यहीं इसी लेवल पर तोड़ सकते डेफिनेटली। हैं। डॉक्टर साहब, प्रेगनेंसी के दौरान एनीमिया को कितना सीरियसली लेना चाहिए? क्या ये कंडीशन माँ और बच्चे दोनों को इक्वली इफेक्ट कर सकती है? सो सर्टेनली अफेक्ट कर सकती है और सर्टेनली अफेक्ट करती है। अगर हम WHO के डेटा पे जाए, हमारे देश में 50% प्रेग्नेंट लेडीज़ अनीमिक हैं। जब हम अनीमिया की बात करें तो कुछ माइल्ड होता है, मॉडरेट होता है, सीवियर होता है। अगर माइल्ड अनीमिया है, हमें थकान है, शायद हम उतना काम नहीं कर पा रही, शायद ऑफिस में प्रेग्नेंट लेडीज़ इतना फोकस काम नहीं कर पा रही। लेकिन अगर ये अनीमिया जैसे जैसे सीरियस हो जाता है, सांस फूल सकती है, हमारा हार्ट फेल हो सकता है, वो मदर और बच्चे दोनों के लिए रिस्की होता है। मदर के लिए क्या होगा? जो हमारा लेबर वाली प्रोसेस है वो लंबी जा सकती है। पोस्ट डिलीवरी जो ब्लीडिंग होती है वो अमाउंट बढ़ जाता है, और कई बार जो हम इसे पोस्टमार्टम रिकवरी कहते हैं, डिलीवरी के बाद जी। जो मेरा रिकवरी टाइम है वो बढ़ जाता है। Okay. बच्चे के लिए क्या नुकसान है? अगर मदर अनीमिक थी, बच्चे को एक प्री टर्म लेबर हो गया। प्री टर्म मतलब समय से पहले लेबर। समय से पहले लेबर मतलब बच्चे का बर्थ वेट कम है, और लो बर्थ वेट होने से आगे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होती हैं बच्चे की आगे की ग्रोथ और डेवलपमेंट पर। जी। तो जैसा हमने कहा, 1 तन 2 जान, प्रेगनेंसी के अनीमिया पे अगर हम मैक्सिमम फोकस कर सकें, हम मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट कम्युनिटी में ला सकते हैं। ओके। सो डॉक्टर साहब, व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग थ्रू दिस इज़ कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसको फर्स्ट डे से ही ऐसा डाइट लेना चाहिए जहाँ पे उसका ये इशू आए ही ना लेटर ऑन भी, कि उसको प्री मैच्योर बेबी हो रहा है या इस तरह की कोई कंडीशंस वो फेस करे। सो डू यू सजेस्ट कि वो फर्स्ट डे से ही उसको अपने डाइट पे शी हैज़ टू फोकस? सो प्रेगनेंसी इज़ अ प्रेशियस टाइम फॉर Yes. फैमिलीज, एवरीवन नोज दैट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब प्रेगनेंसी डायग्नोज हो गई, हम अपने गायनोकोलॉजिस्ट के रेगुलर टच में रहें। जी। जो एंटीनेटल चेकअप्स हैं उसमें एक सर्टेन टाइम पॉइंट्स में कुछ कुछ टेस्ट होते रहते हैं। एज अ पॉलिसी हर एक प्रेग्नेंट लेडी को आयरन और फोलिक एसिड के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं टू मिटिगेट दिस रिस्क। और अगर जो लेडी रेगुलर आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंट लेते हैं, उनमें ये वाले कॉम्प्लिकेशन के चांसेस भी बहुत कम है। हमें उस समय अच्छी अपनी डाइट का ध्यान रखना है, हमें एक्सरसाइज करना है, हमें अपने स्लीप का पैटर्न पूरा करना है, डी वॉर्मिंग करना है, छोटे छोटे तरीके। मुझे लगता है अगर आप अपना एंटीनेटल चेकअप रेगुलरली कर रहे हैं तो ये सारे चेक बॉक्सेस हमारे टिक हो जाते हैं। ओके। डॉक्टर साहब, विमेन जो प्रेग्नेंट होती हैं उनके लिए एक प्रैक्टिकल गाइड, उन्हें एग्जैक्टली क्या फॉलो करना चाहिए? जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि डाइट फर्स्ट डे से ही उन्हें, और आपने बताया कि उनको एक्सरसाइज, बिकॉज होता क्या है डॉक्टर साहब कि जब लेडीज़ प्रेग्नेंट होती हैं तो ऑब्वियसली दे कैन नॉट डू एवरी एक्सरसाइज व्हाट दे वांट टू।
सो उस केस में योगा या ये ऐसा कुछ ज़्यादा ज़रूरी होता है या एक्सरसाइज कुछ भी कर तो सकते मुझे लगता है जो नॉर्मल फिजिकल एक्सरसाइजेज जो हम एवरेज फिजिकल एक्सरसाइजेज करते हैं वो पूरी प्रेगनेंसी में करी जा सकते हैं, अच्छा। एक्सेप्ट जब हम लेबर के पास पहुंच रहे जी, हैं। जी। एट द सेम टाइम बहुत सिंपल सा होता है, अपने शरीर की सुनो, जो मेरी बॉडी अलाउ कर रही है उसको मैं करूँ, और अगर मैं देखूँ कि ये एक्सरसाइज मैं आज नहीं कर पा रही जो मैं पहले कर लेती थी, तो क्या मैं अनीमिक हूँ? दिस विल ऑल्सो बी दैट्स अ रीजन दैट माइट बी अ अलार्मिंग थिंग फॉर एनीवन। जहाँ पे हमारे एक्सेस फिजिकल वर्क की जरूरत नहीं है, जैसे योगा, वो हम आराम से कर सकते हाँ, हैं। इजीली हो जाएगा। ओके, सो डॉक्टर साहब, पीरियड्स के आसपास जो वीकनेस फील होती है, क्या वो नॉर्मल है या उससे सीरियसली लेना चाहिए? सो कुछ हद तक हम अगर बोलें कुछ थोड़ा हमें सुस्ती हो रही है, थकान हो रही है ड्यूरिंग द पीरियड स्टे, वो काइंड ऑफ एक्सेप्टेबल है, बिकॉज उस समय बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। पर अगर ये मेरा पीरियड लंबा जा रहा है, मेरा 5 दिन 6 दिन जा रहा है, मेरा डेली रूटीन अफेक्ट कर रहा है, मैं सारा टाइम ही थका हूँ, देन दिस इज एबनॉर्मल। आई थिंक इस समय पे हमें एक ब्लड टेस्ट करना चाहिए, एक डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ओके, डॉक्टर साहब, ये जो पीएमएस होता है उसमें एनीमिया के सिम्टम्स इतने सिमिलर हो सकते हैं कि लोग कंफ्यूज हो जाएंगे ऑब्वियसली कि ये किस रीज़न से हो रहा है। बिल्कुल। सो उसमें क्या कैसे हम डिफ्रेंशिएट करें उस वक्त? सो बहुत सारे सिम्टम्स हमारे कॉमन होंगे जो अनीमिया वाले, मुझे थकान है, थोड़ा चिड़चिड़ापन है, काम करने में मन नहीं लग रहा, लेकिन अधिकतर जो पीएमएस वाले सिम्टम्स जब मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है तो वो रिजॉल्व हो जाते हैं। जी। जबकि जो अनीमिया है, चाहे आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया या कोई और है, उसका साइकिल से कोई रिलेशन नहीं है। वो साइकिल चल रही है तो भी वो सिम्टम्स हैं, जब साइकिल आ गई है वो नहीं है तब भी वो सिम्टम्स हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक डिस्क्रिमिनेटिंग फैक्टर होता है कि जब पीरियड्स होने पे पीएमएस के सिम्टम्स रिजॉल्व होते हैं, जबकि अनीमिया के सिम्टम्स कंटिन्यू रहते हैं। ओके, दैट्स अ बिग डिफरेंस देयर। यस। ओके, डॉक्टर साहब, ऐसे केसेस में एक सिंपल ब्लड टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे हम अनीमिया की बात करें, सबसे पहले तो मुझे ब्लड टेस्ट बताएगा मेरा हेमोग्लोबिन है कितना, मुझे अनीमिया है भी कि नहीं है, और यदि मुझे हेमोग्लोबिन है तो मेरा माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, वो मुझे ये भी बताएगा कि मुझे क्या इंटरवेंशन करनी है। एक नॉर्मल सिंपल सा सीबीसी का टेस्ट, 2 ml ब्लड, उसमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है ना। एमसीवी हमें हिंट मिल जाता है, आयरन की कमी के कारण होगा या विटामिन B12 डेफिशिएंसी के कारण हो रहा। तो अगर मुझे सही कारण मिलता है, आयरन कम है, फोलिक एसिड है, विटामिन B12 कम है, वो एक सिंपल टेस्ट शायद और टेस्ट ट्रिगर करके अगर हम उस बीमारी की जड़ को पकड़ सकते हैं, तो सही अगर डायग्नोसिस मिल गया तो हमारा सही इलाज हो सकता है। राइट। डॉक्टर साहब, आज के लाइफस्टाइल और ईटिंग हैबिट्स को देखते हुए क्या एनीमिया के पीछे डाइट और डेली रूटीन भी एक मेजर रोल प्ले करते हैं? सर्टेनली है। पुराने टाइम पे हमारा जो देसी खाना होता था, वहाँ उसमें चना, बाजरा, मक्के, ये रोटी बहुत खाई जाती थी। आज के टाइम पे मेरे खुद के बच्चे हैं, वो चाउमीन, पिज़्ज़ा, पास्ता इस तरफ ज़्यादा जाते हैं, मैगी, इन सबको जंक फूड बोलते हैं। जंक क्योंकि इसमें कोई वैल्यू नहीं, इसमें जंक कैलोरीज हैं, तो आपको कैलोरीज मिल गई, फुलनेस ऑफ टमी आ गया, लेकिन मुझे उसमें वैल्यू नहीं मिली। तो अगर मैं इस तरीके की चीज़ें करूँगा तो मेरे को अनीमिया होगा। बहुत लोग वेट लूज करने के चक्कर में खाना ही छोड़ देते हैं, उसमें भी मुझे न्यूट्रिशन, तो मैं जो खा रहा हूँ वो मैं न्यूट्रिशियस खा नहीं रहा। तो जो हमारी डाइटरी हैबिट्स हैं, आजकल बहुत सारा कॉर्पोरेट कल्चर हमारा बढ़ता जा रहा है, चाय कॉफ़ी का प्रचलन बहुत है। चाय और कॉफ़ी जो है ये हमारी फूड में से आयरन का एब्जॉर्प्शन जो है बहुत कम कर देते हैं। तो जो पोस्ट मील चाय और कॉफ़ी है उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। तो ये वाली जो हमारी हैबिट्स हैं, कुछ और हमारी ओल्ड एज अच्छी हैबिट्स होती थी, लोहे की कढ़ाई में खाना बनता था, स्पेशली अगर उसमें हम कुछ सिट्रिक बना रहे हैं तो वो ना उसमें से लोहे की कढ़ाई में से थोड़ा सा आयरन लीच करके मुझे 2 से 3 मिलीग्राम एक्स्ट्रा आयरन पर 100 ग्राम ऑफ कुक्ड फूड मिल जाता था। तो ये हमारे जो हैबिट्स चेंज हुई उससे सर्टेनली हमारे आयरन डेफिशिएंसी और अनीमिया के प्रेवलेंसेस में डायरेक्ट इम्पैक्ट है। अगर किसी को अपनी बॉडी में आयरन लेवल्स मेंटेन रखने हैं तो डेली डाइट में एग्जैक्टली क्या क्या उसको इंक्लूड करना चाहिए? तो हमने जैसे पहला डिस्कस किया था, आयरन 2 तरीके के होते हैं। एक होता है हीम आयरन जो नॉन वेजिटेरियन फूड्स में मिलता है, फिश में मिलेगा, चिकन में मिलेगा, मटन में मिलेगा, एग्स आर गुड सोर्सेज ऑफ आयरन, वो हम ले सकते हैं। हीम आयरन का फ़ायदा क्या, 25% आयरन मेरा एब्सॉर्ब हो जाएगा। बट हमारे देश में अधिकतर लोग वेजिटेरियन हैं, वो ये सब खाते नहीं। वेजिटेरियन फूड्स में जो हमारा आयरन है वो नॉन हीम आयरन है। नॉन हीम आयरन बोलने का मतलब एक उसमें आयरन कंटेंट वैसे भी कम है, पर वो आयरन एब्जॉर्ब भी करीब 2 से 3% होता है। बट हमारे जो गुड रिच सोर्सेज ऑफ आयरन है, जैसे हमारे पालक हुआ, सरसों हुआ, मेथी हुआ, हरे पत्तेदार सब्जी हुआ, राजमा है, बीन्स हैं, टोफू है, सोय के प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे प्रोटीन। आजकल डॉक्टर साहब ये सत्तू बड़ा फेमस हो रहा है इन चीज़ों में। तो सत्तू इज फेमस मेनली बिकॉज ऑफ गुड प्रोटीन कंटेंट, बट एट द सेम टाइम सत्तू इज ऑल्सो वेरी रिच इन आयरन। या दैट्स व्हाई। तो अगर हम सत्तू वाला प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो वो हमारे लिए आयरन के लिए बहुत अच्छा सोर्स है। राइट। अगर हम स्प्राउट्स ले रहे हैं, स्प्राउट्स बहुत अच्छे आयरन के सोर्स हैं। अच्छा। एंड जैसा हमने पहले डिस्कस किया, अगर वेजिटेरियन लोग आयरन
यूटेंसिल में कुछ कुक कर पाए तो थोड़ा सा हमें और एडिशनल आयरन वहाँ से मिल सकता है। जाएगा। जो हमारे ट्रेडिशनल वेजिटेरियन कॉम्बो डाइट्स हैं, राजमा चावल विद नींबू, सिट्रस फ्रूट्स इसलिए कहते हैं कि विटामिन सी अगर हम ले रहे हैं उसमें मेरा आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। तो हमारा राजमा चावल नींबू है, पोहा है मूंगफली के साथ है, हमारी जो मक्के का रोटी और सरसों का साग है गुड़ के साथ, स्पेशली गुड़ क्यों बोलते हैं, अगेन गुड़ में आयरन बहुत अच्छा होता है। ये जो हमारी जो ट्रेडिशनल इंडियन डाइट्स हैं जनरली दे आर वेरी गुड इन आयरन। यस यस। डॉक्टर साहब, एक बहुत ही वायरल और कॉमन सवाल है हमारे पास, क्या सिर्फ पालक और गुड़ खाने से एनीमिया ठीक हो सकता है? ये सिर्फ एक मिथ है एक्चुअली। सो ये बहुत अच्छा सवाल है एक्चुअली क्योंकि हम सब ये बचपन से सुनते हैं पालक में अच्छा आयरन है, गुड़ में अच्छा आयरन है, जो कि बात सही है। पालक में क्योंकि नॉन हीम आयरन है और पालक में फाइटेट्स नाम के कुछ केमिकल्स होते हैं, ऑक्सलेट्स होते हैं जो आयरन का एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं होने देते। तो एक तो कच्चा इसको सलाद की तरह खाने में हमें आयरन नहीं मिलने वाला, ये अच्छे से पका हुआ होगा तो फाइटेट्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तब थोड़ा सा आयरन एब्जॉर्ब हो सकता है। अमाउंट ऑफ आयरन जो पालक में है, जो मेरी बॉडी के लिए यूज़फुल आयरन है, वो बहुत कम है। मुझे अगर एक रफ आपको एस्टिमेट देना, 100 ग्राम में से मुझे 0.1 मिलीग्राम आयरन मिलने वाला है, तो मुझे अपनी डेली आयरन पूरी में 150 कटोरी पालक खाना है, जो कोई नहीं खा पाएगा। एग्जैक्टली। सिमिलरली गुड़ में, गुड़ आयरन रिच क्यों है? बेसिकली गुड़ जो है ट्रेडिशनली लोहे की कढ़ाई में बनाया जाता है, तो वहीं से उसमें वो आयरन आ जाता है। तो पालक एक गुड सोर्स ऑफ आयरन है मेंटेन करने के लिए, गुड़ एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ आयरन है हमारे जो बैलेंसेस हैं उनको मेंटेन करने के लिए। बट यदि मेरी डेफिशिएंसी मॉडरेट या सीवियर तरह की, वहाँ पे ये दोनों उस कमी को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो खाली डाइट से जो हम हीमोग्लोबिन बढ़ने की बात करते हैं वो जल्दी नहीं बढ़ेगा, वो पर्याप्त नहीं बढ़ेगा। दैट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। ओके डॉक्टर साहब, गवर्नमेंट की एक स्कीम है अनीमिया मुक्त भारत, तो इस पे कितना स्ट्रॉन्ग फोकस क्यों कर रही है गवर्नमेंट, और इसके पीछे का मेजर कंसर्न क्या रीज़न हो सकता है? सो हम जब अनीमिया को देखते हैं हम उसे खाली हीमोग्लोबिन के तौर पे देखते हैं कि हमारा हीमोग्लोबिन कम है, पर ये बहुत सारी स्टडीज़ ने शो किया हुआ है कि मेरा हर 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कम होने से मेरी वर्क कैपेसिटी और मेरा वर्क आउटपुट 5% कम हो जाता है। तो किसी को अगर अनीमिया है उसकी वर्क कैपेसिटी कम हो रही है। अगर बढ़ते बच्चे में कम है, उसके एवरेज IQ लेवल में 5 से 10 पॉइंट का फ़र्क ग्रो करते करते आ जाता है। बहुत सारे बच्चे उनका फिर अगर आयरन कम है तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगी। बहुत सारी लेडीज़ हैं जो कई तरीके के काम कर रही हैं, कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, खेतों में काम कर रहे हैं। अगर मेरा हीमोग्लोबिन कम है, मेरी वर्क कैपेसिटी कम है, मेरा आउटपुट में फ़र्क है। ये यदि सोचिए आज हम एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, अगर मेरे पे हीमोग्लोबिन बहुत अच्छा है, मैं विगर मेरा अच्छा है, मैं शायद 2 आज रिकॉर्ड कर लूँ, मैं शायद 3 रिकॉर्ड कर लूँ, लेकिन अगर मुझे वीकनेस लगेगी मैं सोचूंगा आज के लिए एक कम। तो ये जो वर्क आउटपुट का जो असर है कि शायद मैं 2 कर पाता, मैं 1 ही कर रहा हूँ, ये बहुत है। इस सब को अगर एक नेशनल ग्लोबल लेवल, हम भारत के लेवल पे देखें, अनीमिया के कारण हमारे देश की 1.2% GDP कम हो जा रही है। तो इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट है, इसीलिए गवर्नमेंट का फोकस है कि हमें एक अच्छा हेल्दी मदर विल लीड टू हेल्दी चाइल्ड, विल लीड टू हेल्दी वर्कफोर्स, विल लीड टू अ हेल्दी नेशन। इसीलिए गवर्नमेंट का फोकस इसमें अनीमिया मुक्त भारत के थ्रू काफी है। डीप थॉट फ्रॉम द गवर्नमेंट एक्चुअली। सो बिकॉज एनीमिया मुक्त भारत का ओवरऑल विजन क्या है डॉक्टर साहब इसके पीछे, और ये इंडिया के लिए कितना इम्पोर्टेंट क्यों है, ये अभी आपने डिस्कस किया। तो इसमें डॉक्टर साहब जैसे अभी हम ये कहें कि क्या इसका फोकस सिर्फ ट्रीटमेंट पर है या स्क्रीनिंग, अवेयरनेस या प्रिवेंशन पर भी उतना ही जोर दिया गया है यहाँ पे? नहीं, ये बड़ा स्मार्टली डिवाइस्ड प्रोग्राम है। ये एक 6x6x6 स्ट्रैटेजी से चलता है। हमारे दर्शकों को डीप में जाने की जरूरत नहीं, बट ये प्रिवेंशन पे फोकस कर रहा है, ये इंटरवेंशन पे फोकस कर रहा है, और जो मेन इंटरवेंशन है वो है आयरन और फोलिक एसिड के सप्लीमेंटेशन की, डीवॉर्मिंग की। इसी के साथ ये एजुकेशन पे बहुत फोकस कर रहा है कि हमें हाइजीन पे ध्यान रखना है, हाथ धो के खाना है, कौन से आयरन रिच फूड हैं ये करना है, पीरियोडिक हर 6 महीने में डीवॉर्मिंग कराएं। सो एजुकेशन में बहुत ज़्यादा 80% जो फोकस है वो इसके प्रिवेंशन पे है। तो गवर्नमेंट इस समय अनीमिया मुक्त भारत के थ्रू एक उसमें कर रही है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फोकस जो गवर्नमेंट कर रही है वो है रिस्क ग्रुप, जो हाईएस्ट रिस्क ग्रुप है अनीमिया के, उस पर फोकस करिए। जैसे छोटे बच्चे, 6 महीने से 3 साल वाले बच्चे, प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, एडोलेसेंट फीमेल्स हैं, जहाँ पे अनीमिया का रिस्क बहुत ज़्यादा है, ये इनको टारगेट कर रहे हैं। राइट। डॉक्टर साहब, ग्राउंड लेवल पर किया गया इसका एक्चुअल इम्पैक्ट दिख रहा है, ये अभी भी चैलेंजेस काफ़ी हैं इस चीज़ को लेके आई गेस, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है। आधी बार तो जो लोग शायद इतने लिटरेट नहीं हैं उनको नहीं पता है कि क्या खाना है एग्जैक्टली। ओके डॉक्टर साहब, एक प्रैक्टिकल और एक इम्पॉर्टेंट सिनेरियो, बहुत से पेशेंट्स जिनको डायबिटीज़, हाई बीपी या अर्थराइटिस जैसी क्रॉनिक कंडीशंस होती हैं, उनमें HB भी लो मिलता है। ऐसे केसेस में एग्जैक्टली क्या अप्रोच फॉलो करनी चाहिए किसी को भी? जैसा हमने शुरू किया, सबसे पहले हमने अनीमिया डायग्नोस किया, अब हमें उस अनीमिया का कारण पता करना है। हर अनीमिया आयरन डेफिशिएंसी स्पेशली इन दिस सिचुएशंस में नहीं होने वाला।
जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, जो लोग क्रॉनिकली इल हैं उनके में हीमोग्लोबिन नीचे जाने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसमें अक्सर क्या होता है, मान लो मुझे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है जी। तो एक बॉडी में एक इन्फ्लेमेशन चल रही है जो आयरन के स्टोर को यूज़ नहीं कर पा रही। तो दिस इज़ लाइक आई हैव मनी इन माई बैंक बट दोज एसेट्स आर फ्रोजन, आई कैन नॉट यूज़ देम। उस फ्रीज को रोकने के लिए एक एरिथ्रोपोइटिन नाम के इंजेक्शंस आते हैं। तो हम इस एंटिटी को, जो डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, एजमा, इन सब बीमारियों में जो अनीमिया होता है, इसका एक नाम होता है जिसको बोलते हैं अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़। यहाँ पे शायद रूटीन आयरन B12 सप्लीमेंट्स शायद काम न कर पाएँ यदि वो रिप्लीट है। यहाँ पे एक एरिथ्रोपोइटिन नाम की दवाई हेल्प करती है। तो आई थिंक ये एक ऐसी सिचुएशन, अगर हमें अनीमिया है, हमें एक हेमेटोलॉजिस्ट से समय कंसल्ट करना चाहिए। ओके डॉक्टर साहब, सबसे पहले बेसिक है थैलेसीमिया क्या होता है और ये नॉर्मल एनीमिया से कैसे अलग है? सो थैलेसीमिया एक जेनेटिक कंडीशन है जिसमें हमारा हेमोग्लोबिन बनता है, वो डिफेक्टिव बनता है। जब हम एक नॉर्मल अनीमिया की बात करते हैं, आयरन की कमी है या विटामिन B12 का, वहाँ मेरा ब्लड बनता ही नहीं है, कम बनता है। थैलेसीमिया में मेरा ब्लड बनता है पर वो ब्लड डिफेक्टिव बन रहा है। एक बीटा ग्लोबिन जीन में एक डिफेक्ट आया जिसके कारण वो आरबीसी जल्दी टूट जाते हैं। नॉर्मल हमारे आरबीसी की लाइफ 100 दिन 120 दिन की होती है, थैलेसीमिया में वो लाइफ 20 दिन या 30 दिन के ही रह जाते हैं। तो क्योंकि वो ब्लड टूट बहुत जल्दी गया, इसीलिए इन पेशेंट्स में अनीमिया हो जाता है। ओके डॉक्टर, अगर दोनों पेरेंट्स कैरियर हों तो हर प्रेगनेंसी में बच्चे के लिए क्या रिस्क रहता है? सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब हम थैलेसीमिया की बात करते हैं, हमें समझना चाहिए एक थैलेसीमिया मेजर होता है जिसके बारे में हमने अभी बात करी थी, जिसमें हेमोग्लोबिन हमारे कम होता है। जब हम थैलेसीमिया माइनर की बात करते हैं, सो हम सब की बॉडी में 2 जीन्स होते हैं। माइनर का मतलब मदर में एक जीन नॉर्मल, एक थैलेसीमिया, फादर में एक जीन नॉर्मल, एक थैलेसीमिया। तो जब 2 थैलेसीमिया माइनर की शादी होती है, 25% संभावना होती है कि बच्चा बिल्कुल ठीक निकलेगा। 50% संभावना है कि बच्चे को थैलेसीमिया माइनर आएगा, जो कि आइदर पेरेंट्स की तरह है, उनकी लाइफ भी यूजुअली ठीक चलती है। लेकिन 25% चांसेस होते हैं कि बच्चे को एक मेजर थैलेसीमिया हो सकता है, जहाँ पे लाइफ लॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता पड़ जाती है। ओके डॉक्टर साहब, थैलेसीमिया मेजर वाले बच्चों में कौन से सिम्टम्स डेवलप होते हैं जल्दी अर्ली स्टेजेस में? सो थैलेसीमिया मेजर, क्योंकि उसमें सेल की लाइफ बहुत कम है, 6 महीने की बाद की एज में बच्चे में खून की कमी होना शुरू हो जाती है। और इतने छोटे बच्चे में खून की कमी कैसे मैनिफेस्ट करेगी? बच्चा इरिटेबल हो जाएगा, उसका दूध पीने में इंटरेस्ट नहीं है, रो ज़्यादा रहा है, क्रैंकी है, इरिटेबल हो रखा है। कुछ समय के बाद बच्चे का पेट थोड़ा सा फूलने लग जाता है, क्योंकि उनकी लिवर और स्प्लीन बढ़ता है, वो ब्लड बनाने की कोशिश कर रही होती है। और बड़ी एज में चले जाते हैं क्योंकि शरीर के बाकी अंग ब्लड बनाने की कोशिश करते हैं। कई बार हमें फेशियल डिफॉर्मिटीज़ आती है, थोड़ी फ्रंटल बोन प्रोमिनेंट हो जाती है, मैक्सिलरी, तो फेस थोड़ा सा एक अलग सा प्रोमिनेंट सा वहाँ दिखना शुरू हो जाता है। ओके, बट वो डायग्नोस करना भी डॉक्टर साहब पेरेंट्स के लिए तो पॉसिबल ही नहीं है कि कई बार बच्चों को ब्लोटिंग हो रही है, नहीं पता चलेगा कि वो यूजुअली थैलेसीमिया मेजर में सिम्टम्स, जो अनीमिया वाले सिम्टम्स इतने आ जाते हैं कि 10 महीने 11 महीने तक की एज में किसी ना किसी कारण से बच्चे को हॉस्पिटल हमें ले जाना ही पड़ता है और वो डायग्नोसिस बन जाता है। ओके डॉक्टर साहब, इसके लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट्स ऑप्शंस क्या अवेलेबल हैं थैलेसीमिया के? सो थैलेसीमिया मेजर आज के टाइम पे कुछ उन गिनी चुनी बीमारियों में से जिनको पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है। तो अगर हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं, जहाँ मुझे कोई भाई बहन, नॉर्मल भाई बहन मिल जाए, थैलेसीमिया माइनर भाई बहन मिल जाए, उनका HLA टाइपिंग मेरे को फुल मैच मिल गया और मैंने अर्ली एज में अगर ट्रांसप्लांट किया, मेरे क्योर रेट्स इस पर जड़ से हम खत्म 90-95% सिचुएशंस में कर सकते हैं। दैट्स अ वंडरफुल थिंग। अब कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है जहाँ बोन मैरो ट्रांसप्लांट हमारा नहीं हो पा रहा है। कई बार हमें फुल मैच नहीं मिल पा रहा, मुझे कोई सूटेबल डोनर नहीं मिल पा रहा, ऐसे केस में ट्रांसप्लांट नहीं हो पाता है। इस केस में मुझे मेनली अनीमिया करेक्ट करना है। तो इसमें लाइफ लॉन्ग ब्लड चढ़ता है, हर 3 से 5 हफ्ते में ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। और एक समय के बाद 2 साल 3 साल के बाद, क्योंकि ब्लड चढ़ा के आयरन ओवरलोड हो जाता है, हम आयरन केलेशन कहते हैं, वो वाली थेरेपी हमें देनी पड़ती है। ओके, तो डॉक्टर साहब, ये जो मैंने सुना है अभी तक अपने नॉलेज के हिसाब से कि उसमें लाइक एवरी मंथ ब्लड इन्फ्यूजन होता है, ब्लड चेंज किया जाता है, हर महीने ब्लड चढ़ाना पड़ता है। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा, वेट बढ़ता जाएगा और ब्लड की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है। तो कई बार वो रिक्वायरमेंट नंबर ऑफ यूनिट्स के फॉर्म में पड़ती है, कई बार वो रिक्वायरमेंट जो ट्रांसफ्यूजन के बीच का इंटरवल कम होके हो जाता है। ओके डॉक्टर साहब, एक कॉमन कंफ्यूजन है यहाँ पे, क्या थैलेसीमिया माइनर पेशेंट्स को आयरन दिया जा सकता है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये कन्फ्यूजन केवल पब्लिक में नहीं, ये कन्फ्यूजन डॉक्टर्स में भी है। तो जब हम थैलेसीमिया सुने, हमें श्योर होना चाहिए कि हम थैलेसीमिया माइनर की बात कर रहे हैं या थैलेसीमिया मेजर की बात करें। थैलेसीमिया मेजर में ब्लड बार बार चढ़ रहा है, उस ब्लड के थ्रू बहुत आयरन मिल रहा है, वहाँ पे हमें आयरन नहीं देना। इस
पेशेंट को ऑलरेडी आयरन ओवरलोड है। पर यदि हमें थैलेसीमिया माइनर है और कम्युनिटी में अधिकतर थैलेसीमिया माइनर होंगे और हम आयरन डेफिशिएंट हैं तो हमें आयरन जरूर देना चाहिए। तो थैलेसीमिया माइनर के लोगों को अगर आयरन की कमी है तो आयरन हमें जरूर देना चाहिए और पूरा देना चाहिए। ओके डॉक्टर साहब, एक सेंसिटिव और इम्पॉर्टेंट सवाल है यहाँ, क्या अनीमिया कैंसर का पहला सिग्नल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बट हमें ना यहाँ पे दर्शकों को डरने की आवश्यकता नहीं है। हमें थोड़ा सा नॉलेज, समझदार होने की ज़रूरत है। हर अनीमिया कैंसर का लक्षण नहीं होने वाला है। जैसा हमने डिस्कस किया, अनीमिया के कॉमन कॉजेज़ आज भी हमारे देश में आयरन की कमी निकलेगा, विटामिन B12 की कमी निकलेगा, फोलिक एसिड की कमी निकलेगा। लेकिन यदि अनीमिया मेरा चलता जा रहा है, मैंने ट्रीटमेंट दिया, उस ट्रीटमेंट से मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा, तो मुझे सोचना चाहिए कि क्या ये कैंसर का। बहुत सारे कैंसर हैं जो खाली अनीमिया करके, लो हीमोग्लोबिन करके सामने आ जाते हैं। इसीलिए जरूरी है, ये बहुत पहले पूछा था कि क्या हमें ब्लड टेस्ट करना चाहिए। अगर हम अनीमिया सस्पेक्ट कर रहे हैं, हम एक सिंपल सा CBC का टेस्ट कई बार हमें बहुत सारी हिंट दे देता है कि यहाँ पे और एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, ये आगे और कोई ख़राब बीमारी अंदर हो सकती है। ओके डॉक्टर साहब, क्या ब्लड कैंसर्स में अनीमिया एक कॉमन फाइंडिंग होती है? बहुत कॉमन फाइंडिंग है। अच्छा। ब्लड कैंसर बोले तो हमारा जो बोन मैरो जहाँ पे एक्चुअली ब्लड बन रहा है वहीं पे कैंसर है। तो अगर वहाँ पे मेरे कुछ एबनॉर्मल सेल आ गए तो अनीमिया होता है। हम इसको ऐसे बोलते हैं कि किसी डिपार्टमेंट में अगर करप्ट लोग बहुत आ गए तो ना वो खुद काम करेंगे, ना ईमानदार आदमी को काम करने देंगे। तो जब मेरी बोन मैरो में कोई ल्यूकीमिया, लिम्फोमा वाले सेल आ गए तो खुद तो उन्होंने ब्लड बनाना नहीं है, जो नॉर्मल सेल है वो उनको भी सप्रेस करते हैं। तो अनीमिया इन सब सिचुएशंस में बहुत कॉमन है। बट एक मैं डिफ्रेंशिएशन करना चाहूँगा कि ये सारे कैंसर अनीमिया के साथ आ सकते हैं, ये सारे कैंसर अनीमिया के अलावा किसी और लक्षण के साथ भी आ सकते हैं। हो सकता है पेशेंट को दूसरे लक्षण हो और अनीमिया शायद अभी तक डेवलप नहीं हुआ हो, क्योंकि अनीमिया इन कैंसर्स में डेवलप होने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है और बहुत चांसेस हैं कि तब तक मेरे बाकी सिम्टम्स इस बीमारी में आ गए। पर ब्लड कैंसर में अनीमिया बहुत कॉमन है। ओके डॉक्टर साहब, क्या स्टमक या कोलोन कैंसर में हिडन ब्लीडिंग की वजह से एनीमिया डेवलप हो सकता है? बहुत अगेन इम्पॉर्टेंट, जितने लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, अगर आपकी एज 40 से 50 साल से ज़्यादा है, हमें देखना चाहिए कि आयरन की कमी क्यों है। हमारी बॉडी से आयरन बाहर नहीं जा सकता। प्रकृति ने ऐसा सिस्टम बनाया, जब हम बिग बैंग यूनिवर्स के ओरिजिन से लेके अब तक की बात कर लें, अगर मेरी बॉडी में आयरन आ गया, मेरी बॉडी उस आयरन को बाहर नहीं निकाल सकती। मेरी बॉडी में कॉपर ज़्यादा है, निकाल देगी, जिंक ज़्यादा है, निकाल देगी, आयरन को बाहर नहीं निकाल सकती। आयरन मेरी बॉडी से एक ही कारण से निकलेगा, अगर मुझे कोई ब्लीडिंग हो रही है, जैसे हमने कहा था हैवी ब्लीडिंग वाली लेडीज में। तो अगर कोई एडल्ट मेल आ रहा है या एडल्ट फीमेल हैं जिनके पीरियड्स ख़त्म हो चुके और मेरा आयरन कम है, एज अ हेमाटोलॉजिस्ट पहली चीज़ मैं सोचूंगा, ये आयरन कहीं से मेरा ब्लड लॉस चल रहा है, मुझे ब्लड लॉस ढूंढना है। हमारे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं जो आयरन डेफिशिएंसी करके आए, और क्योंकि हमें रूल आउट करना है ब्लीडिंग कहाँ से हो रही है, नॉर्मली वो गट से होती है, हम एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी एडवाइस करते हैं। और कुछ पेशेंट्स में हमें स्टमक कैंसर या कोलोन कैंसर मिल जाता है, जहाँ पे एक ट्यूमर पड़ा हुआ है, उसमें अल्सर बन गया, वो धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा ब्लड निकलता रहता है और हमारा जो है हेमोग्लोबिन कम हो जाता रहता है। अब वो ब्लड लॉस यूजुअली इतनी कम मात्रा में होता है कि रोज का 2-3 ml निकल रहा है, जो दिखेगा भी नहीं, पता भी नहीं चलेगा। बट ये 3 ml निकल के 6 महीने में वो आधा लीटर बाहर चला गया होता है। तो उसमें मेरा अनीमिया आता है, आयरन की कमी है। और यहाँ पे एक ट्रिगर होना चाहिए कि अगर आयरन की कमी एडल्ट में हो रही है, हमें एक सोर्स ऑफ ब्लीडिंग जरूर ढूंढना चाहिए। ओके डॉक्टर साहब, कौन से ऐसे रेड फ्लैग सिम्टम्स हैं जो बिल्कुल इग्नोर नहीं करने चाहिए, आई मीन किसी को भी? आई थिंक सिंपलेस्ट तो है, कोई भी चीज़ जो परसिस्ट कर रही है, अगर वो 2 वीक्स या 3 वीक्स से ज़्यादा परसिस्ट कर रही है, उसको मुझे इग्नोर नहीं करना। तो हम एक कॉमन सिम्टम्स की बात करते हैं। यदि किसी को फीवर आ रहा हो, फीवर की भी एक परिभाषा होती है, 100.4 से ज़्यादा है, 2 वीक्स से ज़्यादा का फीवर विदाउट एनी कॉज। सपोज मुझे वायरल फीवर हुआ था, मुझे पता है, मुझे टाइफाइड हुआ था, फीवर वो अलग बात है, बट विदाउट एनी कॉज अगर मुझे कोई फीवर चल रहा है, 2 हफ्ते से ज़्यादा चल रहा है, हमें डॉक्टर से जाके मिलना चाहिए। अगर मेरा वेट लॉस हो रहा है, जब हम वेट लॉस की बात करें, अब कितना वेट लॉस हो रहा है, यदि मेरा 10% वेट लॉस हो रहा है, मान लो मैं 60 किलो का था और मेरा 6 किलो वजन 6 महीने में कम हो जा रहा है, अंदर कुछ ऐसा है जो ठीक नहीं है। जरूरी नहीं है वो कैंसर निकले, कुछ और हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकती है, कोई और कारण है। बट अगर 10% मेरा वजन 6 महीने में कम हो रहा है, ये अच्छा लक्षण नहीं है। यदि मेरा शरीर पीला पड़ता जा रहा है, मुझे कुछ शरीर में दिखे कहीं कोई गांठ है, कोई हार्ड मास कहीं पे निकल के आ गया है, उसको मुझे इग्नोर नहीं करना, खासतौर से अगर वो परसिस्ट कर रहा है। कुछ लोग होते हैं जिनको रात को बहुत पसीने आते हैं सोते समय। इन बीमारी में कई बार बॉडी में सेल टर्नओवर, मेटाबॉलिज्म इतना ज़्यादा होता है कि बहुत स्वेटिंग होती है। अब स्वेटिंग की भी परिभाषा है, ऐसा नहीं कि रात में बहुत लोगों को पसीने आ जाते हैं। किसी को अगर इतना पसीना आ रहा है कि मेरी शर्ट गीली हो गई, मेरी बेडशीट गीली हो गई, मुझे चेंज करना पड़ा, हम इसे बोलते ड्रेंचिंग नाइट स्वेट नहीं, ड्रेंचिंग नाइट स्वेट्स हो रहे हैं, और ये स्वेट्स भी अगर 1 महीने से ज़्यादा चल रहे हैं, तो फिर हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि ये नॉर्मल नहीं है, कुछ तो अंदर ऐसा है जो ठीक
नहीं चल रहा है। बट एक सरल भाषा है, हो सकता है मुझे खाली थकान ही होती हो, मेरे हेमोग्लोबिन कम हो, एक बहुत बड़ा हेमोग्लोबिन कम है, हमने आयरन दिया और अगर वो ठीक नहीं हो रहा, 2 से 3 हफ्ते में कुछ मुझे इंप्रूवमेंट दिखना चाहिए, वो नहीं आ रहा, तो इज इट समथिंग एल्स दैट वी आर मिसिंग? आई थिंक ये बहुत अनकॉमन है। लोग सोचेंगे भी नहीं शायद कि पसीना आने का रीज़न इतना पसीना क्यों आ रहा है। जनरली लोग हार्ट के लिए सोचेंगे कि ये हार्ट का शायद इशू हो सकता है, ये कोई नहीं सोचता है। ओके डॉक्टर साहब, कैंसर के ट्रीटमेंट में आजकल कौन कौन सी नई और एडवांस ट्रीटमेंट्स ऑप्शंस एंड थेरेपीज अवेलेबल हैं? सो हम 2026 में हैं और इस समय ट्रीटमेंट हमारे बहुत एडवांस हो चुके हैं। मेडिकल साइंस ने बहुत सारे डिजीज़ में प्रगति कर ली है। हमारे पास गैप्स हैं कई डिजीज़ में, बहुत डिजीज़ में हम बहुत आगे आ गए। कुछ बीमारियां तो ऐसी हो गई जैसे क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया वाला ब्लड कैंसर, आज के टाइम पे हम इसे बोलते हैं ये ब्लड प्रेशर से आसान बीमारी हो गई। एक टैबलेट इमैटिनिब दी और यू कैन एश्योर कि इस जने की नॉर्मल लाइफ स्पैन होने वाली है। अच्छा। इसके अलावा हमारे पास, इनको हम टारगेटेड थेरेपीज़ कहते हैं। कुछ हमारे पास आजकल इम्यूनोथेरेपीज़ आ गई, जहाँ पे हम सेल किल डायरेक्टली कीमोथेरेपी से नहीं कर रहे, बट हम बॉडी के ही सेल्स को थोड़ा सा ट्रेन कर देती हैं कुछ दवाइयाँ कि वो जाके उस सेल को, खराब सेल को किल कर पाए। बहुत सारी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ आ गई जो स्पेसिफिक है, जो केवल जैसे हम बोलते हैं ना स्नाइपर है, शार्प शूटर है, वो सिर्फ डिजीज़ को हिट करेगा, नॉर्मल सेल्स को नहीं करेगा, मुझे साइड इफेक्ट्स कम होंगे। बोन मैरो ट्रांसप्लांट बहुत सारे ब्लड डिसऑर्डर्स में क्यूरेटिव है, इस बीमारी को जड़ से खत्म कर सकता है, हम नॉर्मल लाइफ हमें मिल सकती है। और आजकल हमारे देश में अब CAR T जैसी सेल थेरेपी भी अवेलेबल हो गई है, जिसमें हम बॉडी के ही T सेल निकालते हैं, उनको बाहर निकाल के एक जीन इंसर्ट करके उनको ट्रेन कर लेते हैं कि इसको ल्यूकीमिया लिम्फोमा को कैसे किल करना है, वो हमने सेल्स बॉडी में वापस दे दिए। अब वो ट्रेंड हो गए, अब वो ट्रेंड जाके वो लिम्फोमा स्पेसिफिक, ल्यूकीमिया स्पेसिफिक हो जाते हैं। तो आजकल बहुत सारी एडवांसेस हमारे देश में इन बीमारियों के लिए अवेलेबल है। सो डॉक्टर साहब, इसमें इन केसेस में रिलैप्स का कितने चांसेस, आई मीन लाइक जैसे अभी आपने जो जिन चीज़ों के बारे में मुझे बताया, तो उनमें रिलैप्सेस कितना आपको लगता है, कितना परसेंटेज होगा रिलैप्सेस का जहाँ पे ये इट कैन हैपन? सो बहुत सारी बीमारियां हैं, अगर मुझे पहली बार मैलिग्नेंसी हो गई, किसी भी कारण से हुई, उसका ट्रीटमेंट किया गया, तो मेरे पास दोबारा मैलिग्नेंसी होने के सर्टेनली संभावना है। पहले कोई बैकग्राउंड था जिसके कारण ये बीमारी बनी थी, अब उसमें ट्रीटमेंट भी आ गया, तो रिलैप्स के चांसेस हमें हमेशा रहेंगे। रिलैप्स डिपेंड करता है कि हमने बीमारी को किस एज में पकड़ा, कौन सी बीमारी थी, बीमारी का नेचर कैसा था, जब हमने ट्रीट किया वो अर्ली स्टेज थी, लेट स्टेज थी, कितनी जल्दी से वो बीमारी कम है। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट रिलैप्सेस होते हैं। किसी बीमारी में शायद 2 से 5% हो, किसी बीमारी में शायद 40 से 50% भी होते हो। सो रिलैप्सेस आर अ रियलिटी, बट एट द सेम टाइम रिलैप्स अगर किसी पेशेंट का थोड़ा लेट हो रहा होता, उसमें दोबारा ट्रीटमेंट करके सक्सेस के चांसेस हमारे अच्छे खासे होते हैं। अच्छा, तो डॉक्टर साहब इसमें जैसे एज भी मैटर करती है ऑफ कोर्स, और स्टेज ऑफ कैंसर, टाइप ऑफ कैंसर, कि आपको आप थेरेपीज तो ले रहे हैं, बट इन दैट केस ऑल्सो कि आपका कौन सा स्टेज है, कौन सा टाइप का आपको कैंसर है, आई थिंक उसमें भी शायद थोड़ा सा ये इफेक्ट करता होगा। तो टाइप ऑफ कैंसर सर्टेनली, अगर मैंने स्टेज ऑफ कैंसर, जैसे हम अनीमिया की बात कर रहे हैं, अगर हमने अनीमिया की एंडोस्कोपी की एक पकड़ लिया, अर्ली स्टेज पे पकड़ लिया, वो क्यूरेटिव हो गया। ऐसे बहुत सारे अर्ली स्टेज कैंसर्स पकड़ते हैं जहाँ हमने एक बार कोलोन रिसेक्शन किया, वो दैट पेशेंट इज प्रैक्टिकली क्योर्ड फॉर लाइफ। एज का सर्टेनली फ़र्क है। बच्चों में अधिकतर कैंसर्स के रिजल्ट्स अच्छे हैं, बच्चे ग्रोइंग है, वहाँ पे मुझे ट्रीटमेंट देने में ना झिझक नहीं होती, मुझे पता है मैं ये ट्रीटमेंट दूंगा, बच्चे को साइड इफेक्ट आएगा भी, ग्रोइंग एज है, ये आउटग्रो कर जाएगा सारी कॉम। तो बच्चे बड़े आराम से ट्रीटमेंट टॉलरेट करते हैं। अब जब हम एक्सट्रीम ऑफ एज में, ओल्डर एज में चले जाएं, मेरे पास इस बीमारी का बहुत अच्छा इलाज अवेलेबल है, पर ये इलाज इस एज में टॉलरेट करना, तो मेरा वहाँ पे ट्रीटमेंट सब ऑप्टिमल हो गया। तो एज यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हम पूरा एडिक्वेट ट्रीटमेंट हम दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। तो जनरली बच्चों, आपने सुना होगा, बच्चों के रिजल्ट्स कैंसर्स के अच्छे होते हैं। और जैसे जैसे एज बढ़ती है, एक तो डिजीज़ की बायोलॉजी खराब होती जा रही है, दूसरा वो टॉलरेंस या जो ट्रीटमेंट देने की हमारी क्षमता एक्सट्रीम ऑफ एज में, एल्डरली एज में थोड़ी कम हो सकती है। डॉक्टर साहब, क्या मैं तो नेचुरली वीक हूँ वाला माइंडसेट रखना और बॉडी के वार्निंग सिग्नल्स को बार बार इग्नोर करते रहना डायग्नोसिस को डिले कर सकता है, और ये कितना रिस्की हो सकता है किसी भी जब हम ह्यूमन अलर्ट हो जाना चाहिए, और सिम्टम्स में को लाइटली नहीं लेना चाहिए ऐसा, बिकॉज जनरली लोग नहीं जाएंगे अनलेस उनको कुछ टेस्ट में आ ही जाएगा, तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए? तो एक तो हम लोग जो इस चीज़ को नॉर्मलाइज कर देते हैं जी कि हीमोग्लोबिन 10 तो सबका 10 ही होता है। हाँ। तो हमने शुरू में किया था अनीमिया की डेफिनेशन 13, 12, 11। एडल्ट मेल का अगर हीमोग्लोबिन 13 से कम है, एडल्ट फीमेल का अगर 12 से कम है, ये अनीमिया है। 11.4 हीमोग्लोबिन नॉर्मल नहीं है।
डॉक्टर साहब, एक मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे भी आपने बताया कि 12 नॉर्मल है, तो ये लाइक लॉन्ग रन में किसी भी एज में ये इतना ही होना चाहिए या ऊपर नीचे हो सकता है? माइनर वेरिएशंस हो सकते हैं, जैसे जो थोड़े से छोटे बच्चे हैं उनमें 11.5 की कट ऑफ है हमारी हेमोग्लोबिन की, बट अगर हम 12 साल से बड़ों की बात करें तो ये 13, 12, 11 वाला रूल। सबसे पहली बात तो हम समझे कि ये नॉर्मल नहीं है, ये अनीमिया है। दूसरा, हम ये जो अनीमिया बोले या इन सिम्टम्स को, जो थकान है, मेरा वर्क लाइफ बैलेंस का है, शायद मैं प्रोजेक्ट में रात को ठीक से सोया नहीं इसलिए मुझे थकान हो रही है, अगेन अगर ऐसे भी रीज़न है तो उसकी एक टाइम लिमिट होनी चाहिए। हम आर्टिफिशियली 1-2 हफ्ते की लिमिट ले सकते हैं। अगर कोई सिम्टम मेरा 2 हफ्ते से ज़्यादा परसिस्ट कर रहा है, मुझे उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। पहली चीज़, मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो सकती है। अगर मेरे में आयरन की कमी थी, मैंने आयरन सप्लीमेंट दिया, मेरे हेमोग्लोबिन बढ़ा, मेरा वर्क आउटपुट बढ़ा, मेरी वर्क कैपेसिटी बढ़ी, मैं पर्सनली फील गुड फैक्टर आएगा, मेरा प्रोफेशनल ग्रोथ होगी, बिकॉज मैं काम ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ। बच्चा है, अच्छा पढ़ता था लेकिन अब आयरन की कमी, अब क्लास में टीचर पढ़ा नहीं, उसका ज़्यादा फोकस नहीं आ रहा, अटेंशन स्पैन कम हो गया। आप आयरन सप्लीमेंट करो और बच्चे की परफॉर्मेंस एकदम से इंप्रूव हो जाती है, तो मेरा वर्क कैपेसिटी उसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। यही अगर मैं इसको नॉर्मलाइज कर दूंगा कि वीकनेस है, लेडीज में बहुत है, हेमोग्लोबिन कम है, पीरियड्स में ब्लीडिंग ज़्यादा थी, मुझे तो हर बार 6-7 दिन, मेरा तो कई साल से ऐसा ही होता है, कई साल से ऐसा होता है, वो है, बट उसको इंप्रूव किया जा सकता है, उसको ठीक किया जा सकता है, नॉर्मलाइज किया। यही इन सब में अगर कोई एक बीमारी थी, मान लो कोई कोलोन कैंसर था, हमने अगर अर्ली जांच करी होती हम पकड़ लेते, अर्ली स्टेज में पकड़ता, मेरा क्योर हो जाता, मुझे ट्रीटमेंट में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। मैं लेट स्टेज पढ़ूंगा, ये वही बात है, चिंगारी है उसको आराम से बुझा सकते हैं, वो आग पूरी फैल जाए तो उसको बुझाने में मेहनत भी पूरी लगेगी, कभी शायद पूरी बुझ भी ना पाए ठीक से। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, पहला, हम इन सिम्टम्स को नॉर्मलाइज ना करें। वीकनेस लगना, थकान लगना, लो फील करना, लो क्वालिटी, लो बैटरी मोड वाली जो लाइफ चल रही है, इसको जो हम नॉर्मलाइज कर देते हैं, हमें नॉर्मलाइज नहीं करता। अगर मेरे सिम्टम 2 हफ्ते 3 हफ्ते से ज़्यादा चल रहे हैं, हम एक सिंपल ब्लड टेस्ट करके देखना चाहिए कि हम सेफ हैं या कुछ अगर उसमें डिफिशियंसी है उसको हम रेक्टिफाई करें और आगे बढ़ें। आई थिंक मुझे लगता है डॉक्टर साहब, क्योंकि जनरली बच्चे हो चाहे विमेन हो चाहे मेन हो, हूएवर इट इज़, मतलब लोग आधा टाइम तो शायद इस तरफ सोचते ही नहीं है कि हमें ये प्रॉब्लम हो रहा है और हमें जाना चाहिए। 2-3 वीक्स तो मैं सोचती हूँ कि कहीं नहीं गए, बिल्कुल, मतलब लाइक मंथ्स का टाइम होता है ये, जहाँ लोग नहीं ध्यान देते। और थोड़ा सा थॉट प्रोसेस को हम गलत भी नहीं बोलेंगे। अब जैसे हम हर फीवर पे हम उठ के डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, क्योंकि वायरल फीवर हमारे देश में बहुत कॉमन है। कभी किसी दिन कमजोरी, थकान है, मान लो मैं नहीं सोया था 1 दिन 2 दिन, पर इसीलिए कह रहा हूँ, जहाँ ये चीज़ 2 हफ्ते 3 हफ्ते से ज़्यादा चल रही है, तो अब देयर इज़ प्रोबेबली समथिंग नॉट नॉर्मल हैपनिंग। इसको मैं नॉर्मलाइज ना करूँ, इसको मैं इन्वेस्टिगेट करके आगे बढ़ूँ। राइट। डॉक्टर साहब, कब स्पेसिफिकली हेमेटोलॉजी के पास जाना चाहिए, ज़रूरी हो जाता है डॉक्टर्स के पास जाना जब लोगों को ऐसे सिम्टम्स आते हैं? तो व्हेन इज़ द लास्ट और मे बी से व्हेन इज़ द फर्स्ट स्टेप जहाँ पे हमें जाना चाहिए डॉक्टर साहब के पास? सो जैसा हमने कहा, कुछ सिम्टम्स हमने नॉर्मलाइज कर दिए। अगर मैंने देखा ये सिम्टम मेरा आया, मान लो फीवर था, वायरल फीवर था, तो 7 दिन 8 दिन में ठीक होना चाहिए था। अगर 2 हफ्ता हो गया फीवर नहीं जा रहा, एक गांठ है, कई बार गांठ आ जाती है, हमारे दांत में कोई इन्फेक्शन है, यहाँ पे गांठ आ जाती है, वो परसिस्ट कर रही है, उसे परसिस्ट नहीं करना चाहिए। दांत का इन्फेक्शन तो ठीक हो गया, अब वो गांठ क्यों परसिस्ट कर रही है? तो सबसे पहला तो चीज़, अगर कोई सिम्टम मेरे परसिस्ट कर रहे हैं 2 हफ्ते 3 हफ्ते से ज़्यादा, हमें एक बार इवैल्यूएशन बॉडी में कहीं भी हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हम जाएंगे, जांच करेंगे, बोलेंगे सब ठीक है, तो और अच्छी बात है, सब कुछ ठीक निकल आया। एक हुआ अनीमिया, हम आज अनीमिया पे बात कर रहे हैं। हमें अनीमिया आया, हमने उसको ठीक करने की कोशिश करी, चाहे पहले हमने घर में देसी पालक और गुड़ से ही करने की कोशिश, अगर नहीं हो रहा, हम एक डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। हमने डायग्नोस किया आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया थी, और हमने आयरन का सप्लीमेंट दिया, विटामिन B12 था, आपने वो भी दिया। पर अगर मुझे एक रिक्विजिट टाइम फ्रेम में, जहाँ मुझे लगता था अब मेरी रिस्पॉन्स आनी चाहिए थी, 2 हफ्ते 3 हफ्ते अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आई, हमें हेमेटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए कि कुछ और चल रहा है क्या अंदर। कई बार होता हम खाली अनीमिया की बात करते हैं, बट जब हमने CBC किया, हेमोग्लोबिन के साथ मेरा प्लेटलेट भी कम हो सकता है, तो जहाँ 2 या 3 तरीके के सेल गड़बड़ हो जाएं, आई थिंक तब हमें हेमेटोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलना चाहिए। बट मुझे सबसे सरल भाषा में कहना, मेरा कोई सिम्टम है जो एक सही टाइम फ्रेम के बाद ठीक नहीं कर रहा, मुझे डॉक्टर से मिलना चाहिए। मेरा कुछ डायग्नोसिस बन गया था अनीमिया का, मैंने उसका ट्रीटमेंट लिया और मुझे रिस्पांस नहीं आ रहा, सब ऑप्टिमल रिस्पांस आ रहा है, तब भी हमें एक हेमेटोलॉजिस्ट से मिल लेना चाहिए। राइट। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगी, एनी टेस्ट यू वुड लाइक टू सजेस्ट जहाँ पे आपको लगे कि हर इंसान को एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे कराना ही कराना है? आई मीन, आप किसी डॉक्टर के पास जाएं ना जाएं, व्हाटएवर, एक क्योंकि आजकल लोग जनरल टेस्ट भी बहुत कराते हैं, लाइक मंथली, 3 months 2 months, सो व्हाट डू यू सजेस्ट एनी टेस्ट जो हर किसी को कराना चाहिए? सो हमारे जो अधिकतर जो क्रॉनिक इलनेसेस होंगी ना, चाहे हम डायबिटीज़ की बात करें, थायराइड की बात करें,
ये 40 साल 50 साल की एज के बाद इनके प्रेवलेंसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाते हैं। जी। तो एक बहुत तरीके की लैब्स के वो एनुअल हेल्थ चेक वाले पैकेजेस आते हैं। अगर उसमें हम करते हैं एक रूटीन CBC हो गया, उसमें मुझे हीमोग्लोबिन पता चला, TLC प्लेटेट मैंने देख लिया, मेरे लिवर फंक्शन टेस्ट हो गए, किडनी फंक्शन हो गए, थायराइड और डायबिटीज़ बहुत बार इन रूटीन टेस्ट में पकड़ी जाती है। तो अगर हम ये बेसिक जस्ट CBC, LFT, KFT, थायराइड, डायबिटीज़ ये वाले हमने टेस्ट कर लिए जो स्टैंडर्ड एनुअल चेक्स हुए, और साल में एक बार करना यूजुअली सफिशिएंट है। अनलेस आपको कोई पर्टिकुलर इलनेस है जहाँ पे डॉक्टर चाहते हैं कि भाई हमारा 3 मंथली फॉलोअप होना चाहिए, तो हम ज़्यादा करें। अदरवाइज जब मैं एक प्रिवेंशन ऐसे स्क्रीनिंग देख रहा हूँ तो ये साल में एक बार काफ़ी हो। पर उस स्क्रीनिंग टेस्ट में मान लो मुझे कोई हिंट मिली, मेरा हीमोग्लोबिन कम था, MCV कम था, तो दैट विल ट्रिगर मोर इन्वेस्टिगेशन, तो उसको हमें फॉलो करना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर राहुल लधानी, इट वॉज वंडरफुल हैविंग यू। बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आज हमें कैंसर से रिलेटेड और हेमोग्लोबिन से रिलेटेड मिली है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। अगर आप या आपका कोई अपना इस थकान, चक्कर और वीकनेस से जूझ रहा है तो प्लीज़ एक ब्लड टेस्ट ज़रूर करवाएं, बिकॉज इसका अर्ली से अर्ली पता चलना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको आज का एपिसोड इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ फॉलो अस एट द वाइटल वॉइसेस। मिलती हूँ आपसे एक अगले एपिसोड में।